हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हुआ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जी के जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपीली न्यायालय हमसे पूछा गया है भारत का। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी उपभोक्ता न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। अब बात आई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो इससे संबंधित अनुच्छेद हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसी के साथ अब हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है 214। राज्यों में जो हाईकोर्ट होते हैं दोस्तों उनके लिए संबंधित अनुच्छेद 214। अब अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। अब ये तो गई दोस्तों केंद्र की बात, परंतु अगर राज्य की बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का संबंधित राज्यपाल दिलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओलंपिक रिंग में निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता है। तो ओलंपिक में जो रिंग होते हैं दोस्तों उनमें कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी लाल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाबी। तो जो ओलंपिक रिंग होते हैं दोस्तों उनमें गुलाबी कलर नहीं होता है, जबकि हरा कलर, नीला कलर और लाल कलर होता है। ये है दोस्तों ओलंपिक रिंग्स, जिसमें हर रिंग एक महाद्वीप को इंडिकेट करता है। तो आइए कौन सा रंग किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो नीला छल्ला आपको दिखाई दे रहा है यह इंडिकेट करता है यूरोप को। इसी प्रकार ब्लैक वाला जो छल्ला है वह इंडिकेट करता है अफ्रीका को, रेड वाला इंडिकेट करता है अमेरिका को, येलो वाला इंडिकेट करता है एशिया को, और जो ग्रीन वाला छल्ला आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट करता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये पांचों जो छल्ले हैं ये पांचों महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं। अब इसी के साथ अगर बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप, और जिसको कौन सा रंग इंडिकेट कर रहा है? इसको पीला रंग इंडिकेट कर रहा है। इसी के साथ अगर बात करें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ग्रीन रंग का छल्ला इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है। तो द्विसदनीय विधान मंडल का अर्थ होता है दोस्तों कि विधानसभा तो होगी परंतु उसके साथ साथ विधान परिषद भी होती है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद और विधानसभा भी होती है, परंतु यह कुछ राज्यों में होती है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल वाला जो राज्य है वह है बिहार, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अब द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की बात आई है दोस्तों, तो उन राज्यों को हम देख लेते हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित है। तो यहाँ पर उन राज्यों की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है दोस्तों। पहला राज्य है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य बिहार, तीसरा राज्य है कर्नाटक, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य है उत्तर प्रदेश और छठा राज्य है तेलंगाना। तो इस प्रकार कुल 6 राज्यों में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर भी शामिल था केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले, परंतु अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए इस लिस्ट से उसे हटा दिया गया है। तो ये 6 राज्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। तो औरंगजेब जो शासक था दोस्तों मुगल वंश का, उसने ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों औरंगजेब, जिसे एक अन्य नाम आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें, ये जो हमारे सामने कुछ प्रमुख इमारतें हमें दिखाई दे रही है, लाल किला, कुतुब मीनार और आगरा का किला, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? आइए यह देख लेते हैं।
तो सबसे पहले लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और आगरा की किला जो था उसका निर्माण करवाया था अकबर ने। जो इमारतें ये भी परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं दोस्तों, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन के बारे में हमसे पूछा गया है कि यह किस राज्य में स्थित है। उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये रहा दोस्तों कलिम्पोंग हिल स्टेशन। अब बात आई दोस्तों पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 5 नेशनल पार्क हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो उन 5 नेशनल पार्क के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। दूसरा यहाँ पर नेशनल पार्क हो जाएगा गोरुमारा नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क हो जाएगा जल्दापारा नेशनल पार्क। चौथा नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क। और 5वां नेशनल पार्क है न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो इस प्रकार ये 5 नेशनल पार्क है जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, जिसे कैग के नाम से भी जाना जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अब यहाँ पर हमें कुछ अन्य नाम दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे संबंधित अनुच्छेद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों प्रधानमंत्री, जिससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जिससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में बताया गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति यहाँ पर दिया है, तो राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अब यहाँ पर नीचे उच्चतम न्यायालय दिया है, तो उच्चतम न्यायालय संबंधित अनुच्छेद क्या है दोस्तों? वह अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। यह रहा दोस्तों कैग, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कैग। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों कैग की, तो इसे संबंधित अनुच्छेद हम देख लेते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 148, जिसके तहत कहा गया है कि भारत के एक नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक होगा। अब इसी के साथ इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए दोस्तों, जिसमें से एक सही है और 3 गलत है। तो उस सही वाले को हमें छांटना है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। अलाई दरवाजा तंजावुर, ऑप्शन बी ताजमहल मेरठ, ऑप्शन सी गोलकुंडा किला हैदराबाद, या ऑप्शन डी लाल किला और जयपुर। तो सबसे पहले हम ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं कि अलाई दरवाजा और यहाँ पर लिखा है तंजावुर। तो नहीं दोस्तों, अलाई दरवाजा तंजावुर में स्थित नहीं है। यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। इसी के साथ अगर बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल सभी को पता है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल आगरा में स्थित है। अब बात करें अगर लाल किले की, तो लाल किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लाल किला जयपुर में स्थित नहीं है, यह स्थित है दिल्ली में। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए दोस्तों। अब गोलकुंडा का जो किला है यह हैदराबाद में स्थित है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा किला हैदराबाद। ये रहा दोस्तों गोलकुंडा फोर्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब हैदराबाद भारत के किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? तो यह भारत के तेलंगाना जो राज्य है उसकी राजधानी। भारत का सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना। अब अगर तेलंगाना की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव के बारे में हमें बताना है कि यह किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। तो जो रण उत्सव है दोस्तों, यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ये रहा गुजरात का मैप। अब बात आई है दोस्तों गुजरात की। तो गुजरात के विषय में अगर बात करें तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? जिसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर।
अर्थात गुजरात जो है दोस्तों, यह समुद्र से इसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लगती है और लगभग कितने किलोमीटर लगती है, तो 1600 किलोमीटर के लगभग इसकी सीमा समुद्र से लगती है। अब इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर गुजरात में एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, जिस पर लगभग 17 आक्रमण हुए थे दोस्तों। और वह किस शासक के द्वारा करवाए गए थे, तो वह महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 आक्रमण किए थे सन 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यह कई बार पूछा गया कि किस शासक के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 17 आक्रमण कराए गए थे, तो वह था महमूद गजनवी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सुनील छेत्री एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों, जो कौन सा खेल खेलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। तो जो सुनील छेत्री है दोस्तों, यह फुटबॉल खेलते हैं। यह है दोस्तों सुनील छेत्री। अब अगर बात करें फुटबॉल की, तो भारत में फुटबॉल से संबंधित जो संघ है वह कौन सा है, तो वह संघ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, भारतीय फुटबॉल संघ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर बात करें कि इस संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 23 जून 1937 को, अर्थात 23 जून 1937 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्रम दिया है दोस्तों, जिसमें सही क्रम हमें बताना है भारत में स्थापित राजवंशों का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खिलजी, सैयद, लोधी और तुगलक। ऑप्शन बी तुगलक, खिलजी, लोधी और सैयद। ऑप्शन सी खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। और ऑप्शन डी है लोधी, सैयद, तुगलक और खिलजी। तो सही क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले आया था दोस्तों गुलाम वंश, दूसरा वंश यहाँ पर आया था खिलजी वंश, तीसरा वंश यहाँ पर आया था तुगलक वंश, चौथा वंश यहाँ पर आया था सैयद वंश और पांचवा वंश यहाँ पर आया था लोधी वंश। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सी दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि जिसमें खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी वंश हमें दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का जो क्रम है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। अब अगर हम बात करें दोस्तों इनकी वंश की, तो ये किस सन से किस सन तक रहे थे, तो आइए वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले था गुलाम वंश, जिसने सन 1206 से लेकर 1290 तक भारत में शासन किया था। इसके बाद अगला वंश आया था खिलजी वंश, जिसने 1290 से लेकर 1320 तक भारत में शासन किया था। इसके बाद अगर बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश ने सन 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। अगला वंश था सैयद वंश, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था। और इसके बाद आता है दोस्तों लोधी वंश। तो लोधी वंश ने सन 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था। अब यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा था, तो वह लंबा शासनकाल रहा था तुगलक वंश का, जो 1320 से लेकर 1414 तक था। अब इसके साथ सबसे छोटा शासनकाल भी पूछा जाता है, तो सबसे छोटा शासनकाल रहा था सैयद वंश का, 1414 से लेकर 1451 तक। इस वंश ने सबसे छोटा शासनकाल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।